Yes. Welcome back. Good morning, friends. I'm JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Classes. Friends, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम वे डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? होता है बर्फ की धूल। आइए देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सबसे फर्स्ट ये पोएम, इस पोएम के रचयिता, इस पोएम के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहले थोड़ी सी जानकारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं आपको देना चाहूंगा। आइए देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कहां पर हुआ इनका जन्म? सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। कब हुआ है? 26 मार्च 1874। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर एंड रूरल लाइफ। Most of his poems are on natural elements. This poem is also about natural elements that changed poet's mood and saved his time. फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये नेचुरल लाइफ और रूरल लाइफ के बारे में इन्होंने अधिकतर रचनाएं इनकी की है। तो ये कविता जो है ये भी नेचुरल एलिमेंट्स से संबंधी ही ये पोएम है। अब आइए समझते हैं पोएम को। नाउ कम टू द पोएम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है कि किस प्रकार से एक कवि ने जो डस्ट ऑफ स्नो है वह उसके ऊपर गिरा दी। किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। देखिए पोएम की लाइन, द वे, द वे से मतलब है कि जिस प्रकार। द वे अ क्रो यानी एक कौवा, शुक डाउन ऑन मी यानी कि हिला करके मेरे ऊपर गिरा दी। क्या गिरा दी? द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से? हेमलॉक के पेड़ से। हैज गिवन माय हार्ट चेंज यानी उसने मेरे मन को बदल दिया, मेरे दिल को बदल दिया, यानी उसकी मन स्थिति यहाँ पर बदल गई। और चेंज ऑफ मूड यानी कि मन स्थिति बदल गई उसकी। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे और दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया गया। आई हैड र्यूड जिसको मैं क्या कर देता? बर्बाद कर देता। किसमें? र्यूड में। र्यूड यानी रिग्रेट यानी पछतावा और दुख। हेल्ड इन रिग्रेट यानी अगर मैं दुखी रहता, र्यूड मीन्स दुखी रहना। अगर मैं दुखी रहता तो मेरे जो दिन का जो बाकी टाइम था वो भी क्या हो जाता? बेकार हो जाता, बर्बाद हो जाता। कवि ने पेड़ पर से डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा दी और वो ठंडी ठंडी जब मेरे को लगी तो मेरा मूड परिवर्तित हो गया यानी कि चेंज हो गया। द क्रो एंड हेमलॉक, द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो। द डस्ट ऑफ स्नो stands for joy and happiness. Hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. It is found in North America and Central and Eastern Asia. अब आइए देखते हैं स्टेंजा नंबर 1। स्टेंजा नंबर 1 में क्या दिया गया है? Here the poet tells about an incident. One day he was sitting under a hemlock tree. A crow was sitting on it. There were snow particles on the tree. The crow shook the branch of the tree and dropped some snow particles on the poet. The poet was in a sad mood, sitting under a poisonous tree, and
there were snow particles on the tree when the crow shook the branch of the tree, snow particles fallen down on the poet। यानी कि यहाँ पर कवि हमें बताता है कि वह यानी पोएट सैड मूड में यानी उदास मन से दुखी होकर के एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री क्या होता है, जैसे कि अभी बताया, एक पॉइजनस प्लांट होता है, पॉइजनस ट्री होता है, यानी जहरीला पौधा जिसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। उसके नीचे कवि बैठा हुआ था। क्या होता है कि उसके ऊपर कोई कौवा आकर के बैठता है, या वहां से कौवा बैठा हुआ था वह वहां से उड़ता है, यानी कौवे के मूवमेंट की वजह से पेड़ की जो ब्रांच है, टहनी जो है वह हिल जाती है और उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के स्मॉल छोटे छोटे बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स जो थे वो वहां से हिलने की वजह से यानी कि टहनी के हिलने की वजह से पोएट के ऊपर गिर जाते हैं और उससे पोएट का जो हार्ट है और पोएट का जो मूड है यानी कि उसकी मन स्थिति जो है वह बदल जाती है। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 2। Here the poet says that he was in a sad mood and sitting under a hemlock tree, but the falling of dust or snow changed his mood. After it, he was no more sad. He became happy. Now he saved the rest of the day, which was going to waste in his sad mood. So the poet says that a simple incident proves very important to us। यहाँ पर पोएट हमें बताता है कि मैं सैड मूड में था, यानी मैं नहीं, यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सैड मूड में थे और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। कौवे ने डस्ट और स्नो उनके ऊपर गिरा दिया और उनका मूड बदल गया, यानी कि उनमें एक खुशी का संचार हो गया। जैसे ही उनके ऊपर डस्ट और स्नो पड़ती है तो अपने ऊपर भी जैसे कभी कभार जैसे पानी की बौछार या पानी की बूंदें अगर आती है और हम उनको फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो खुशी का यानी आनंद का अनुभव हमें होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाह रहे हैं कि उनका मूड उनके ऊपर डस्ट और स्नो पड़ने से बदल गया। जो सैड मूड था वो सैड नहीं रहे, अब वो हैप्पी हो गए। ओके, और उनका जो बाकी का जो दिन था उस समय के बाद का जो कौवे ने डस्ट और स्नो उनके ऊपर गिराया, उस समय के बाद का बाकी का जो दिन था वो उनका हैप्पीली और उन्होंने कोई किसी काम में अपने में उसको लगा लिया, यानी कि वो दिन उनका बच गया, नहीं तो वह भी सैड मूड की वजह से बेकार हो जाता। पोएम के स्टेंजा नंबर 1 में क्या क्या हमें पढ़ने को मिल रहा है और अब ग्रामेटिकल चीजें हमें समझनी है, तो इसमें क्या क्या लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं और क्या इसकी राइम स्कीम है। देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर देखते हैं लास्ट वर्ड क्रो में लास्ट में W दिया हुआ है और शुक डाउन ऑन मी, इसमें मी में लास्ट लेटर E आया हुआ है। राइम स्कीम जब भी मिलाते हैं तो लास्ट लेटर हम देखते हैं, लास्ट वर्ड देखते हैं कि उसका मतलब क्या है और लास्ट वर्ड में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर WE दोनों में, यानी कि पहले में और तीसरे में दोनों में W आया है और दूसरे और चौथे में E आया हुआ है। तो W को हम यहाँ पर जैसे A मानते हैं, फर्स्ट राइम स्कीम मिलाने के लिए A B, दूसरे को हमने B मान लिया, तो फिर बाद में वही रिपीट होता है A B A B। इस प्रकार से इस फर्स्ट स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो होगी A B A B। अब देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। इसमें और दिया हुआ है एंजामेंट। एंजामेंट क्या होता है कि बिना पंक्चुएशन मार्क के लाइंस कंटिन्यू होती है। देखिए, फर्स्ट लाइन में जैसे दिया हुआ है तो उसमें क्रो के बाद में कोई कॉमा, कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है।
तो ये कंटिन्यू इसके बाद में चल रही है। सुक डाउन ऑन मी पे भी कोई मतलब पॉज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और इसके बाद में डस्ट और स्नो, यहाँ पर भी कोई रुकावट नहीं है, कोई कोमा किसी प्रकार का पॉज नहीं है, और फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ तक ये कंटिन्यू चलता है स्टेंजा। तो हम इसको कहेंगे एंजामेंट। क्या कहेंगे? इसमें दिया हुआ है एंजामेंट। समझ में आपको? नेक्स्ट देखिए और क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है वोवल साउंड, वोवल साउंड जो बार बार रिपीट होती है, तो उसके लिए कहते हैं एसोनेंस। देखिए जैसे कौन सी लाइन में दिया हुआ है, देखते हैं हम, शुक डाउन ऑन मी, यानी दूसरी लाइन में अब किसका रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर कौन से वोवल का रिपीटेशन हो रहा है? इसमें हो रहा है शुक में ओ, फिर डाउन में ओ, और ऑन में भी ओ दिया हुआ है, तो ओ साउंड यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है, तो इसमें एसोनेंस। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेंजा, यानी स्टेंजा नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव यू। अब इसमें पहली लाइन जो है उसमें फर्स्ट जो वर्ड है वह है हैज। अब हैज के बाद में, हैज में फर्स्ट लेटर है एच, और एच के बाद में हम देखते हैं एच दूसरा है हार्ट में। तो यहाँ पर जो वर्ड है, दोनों वर्ड का पहला लेटर क्या हो रहा है? हालांकि वर्ड छोड़ करके दिया हुआ है, बट फिर भी क्या दिया हुआ है? दोनों में एच दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सोनेंट है इसका रिपीटेशन हो रहा है दोनों में, तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम एलिट्रेशन। और नेक्स्ट इसका जो राइम स्कीम है, इसकी राइम स्कीम, सॉरी इसका राइम स्कीम पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब कोई बात नहीं है, इसके बाद में भी हम जानते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है। जैसे इसमें फर्स्ट लेटर लास्ट में टी आया है, और दूसरी लाइन में डी आया है, और थर्ड लाइन में टी आया है, और फिर चौथी लाइन में डी आया है। तो फर्स्ट लेटर जो है उसको हम सी मान लेंगे, और नेक्स्ट जो आया उसको डी मान लेते हैं। तो इसका जो राइम स्कीम होगी सी डी, यानी हमने पहले टी आया उसको तो क्या मान लिया सी, और डी आया उसको हमने क्या माना डी। तो इस प्रकार से फिर दूसरी उसके नेक्स्ट वाली लाइन है उसमें फिर टी आया, तो टी को सी और डी को डी हमने यहाँ पर माना। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाती है? इसकी राइम स्कीम हो जाती है सी डी। और इसमें और क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कॉन्सोनेंट्स, डे हैड र्यूड, डे आई हैड र्यूड। इसमें क्या है? इसमें दिया है कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स भी हमें समझना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट्स होता है कॉन्सोनेंट्स का रिपीट होना। तो कॉन्सोनेंट कहां रिपीट हो रहे हैं? देखिए लाइन में, लास्ट वाली लाइन में, ओ अ डे आई हैड र्यूड, इसमें जैसे डी दिया हुआ है लास्ट के में, लास्ट लाइन में डे वाली स्पेलिंग में दिया हुआ है डी, फर्स्ट वर्ड है, इसके बाद हेड में डी आया और ड्यूड में डी आया। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों शब्दों में तीनों लेटर डी दिए हुए हैं। हालांकि ये फर्स्ट में हो या लास्ट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं हम कॉन्सोनेंट्स जहां पर रिपीट होते हैं। अब मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर्स का, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या क्या फ्रेम होते हैं, तो वो सारी चीज हम उसमें समझ लेंगे। इसमें हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया और लिटरेरी टर्म्स हमने सीख लिए इसके, और इसका पूरी थीम हमने समझ ली कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।